बिहारीगढ़ में वीआईपी प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र सहित आसपास के जनपदों से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकारों और समाज सेवियों को किया गया सम्मानित। बिहारीगढ़ से मानव जगत लाइव के लिए एम अफजल गौर के मुताबिक समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार दैनिक मानव जगत के मुख्य संपादक वीर सिंह कुर्लीवाल ने की। संचालन असगर आलम ने किया। इस दौरान काफी संख्या में पत्रकारों और समाज सेवियों की मौजूदगी रही। उन्होंने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। पत्रकारों को सरकारी अधिकारियों के पैरों में पड़ते देखा है, विज्ञापन के लिए उनके पैर छूते देखा है, तो मान सम्मान तो हम अपना खुद ही लोगों के जब पैरों में डाल देंगे तो सम्मान कौन करेगा। आज संस्थाएं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट हो, वो पत्रकारिता का माध्यम कम और कॉर्पोरेट संस्थान ज्यादा हो गए हैं। पत्रकार क्या करे जब उस पत्रकार को एक टारगेट दे दिया जाएगा कि इस महीने में आपको इतना विज्ञापन लाना है, तो क्या करेगा? या तो पैर पकड़ेगा या गुलामी करेगा या फिर दूसरा माध्यम अपनाएगा जिस माध्यम को आपने ब्लैकमेलिंग कहा। तो पहले तो हम उन संस्थानों को ठीक करने का प्रयास करें जो संस्थान आए दिन पत्रकारों को एक टारगेट बेस्ड पत्रकारिता करने का मौका देते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। दूसरी बात, आज पत्रकार जो है आए दिन दो चार आईडी बढ़ती चली जा रही। अक्सर जब कभी हम लोग बैठते हैं, 25 साल मैंने भी पत्रकारिता की है और मुझे लगता है कि जिस हिम्मत के साथ और जिन जज्बातों के साथ मैंने पत्रकारिता की है बहुत कम लोगों ने देश में की। मैं अकेला ऐसा पत्रकार हूं इस स्वतंत्र भारत में जिसने एक स्टिंग ऑपरेशन 23 मार्च 2016 को किया, 26 मार्च को चलाया, 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लग गया, सरकार गिर गई। उत्तराखंड के हाइड्रो स्कैम, स्टडिया लैंड स्कैम, कुंभ घोटाला, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं जो ऐतिहासिक स्टोरी नहीं है। सारी जिंदगी हमने संघर्ष किया, इनाम रखे गए, कुर्कियां हो गई, घर के खिड़की दरवाजे तक पुलिस उखाड़ कर ले गई, वांटेड डिक्लेयर कर दिए गए, लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया, राजद्रोह लगा दिया, देशद्रोह लगा दिया, सीबीआई कर दी, ईडी कर दी, इनकम टैक्स। कोई ऐसा काम बचा नहीं है हिंदुस्तान में जो सरकारों ने मेरे खिलाफ करा ना। यहां से लेकर रांची तक की जेल हमने देख ली, लेकिन हम झुके नहीं। या तो अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखिए कि पत्रकार कहला सकें, और या फिर संस्थानों की गुलामी करेगा और ब्लैकमेलिंग करेगा। ये ब्लैकमेलिंग शब्द बड़ा आसान है। किसी पत्रकार का अगर आपको मॉरल गिराना है, क्योंकि मैं 25 सालों से झेल रहा हूं, जिस मुख्यमंत्री के साथ हमने लड़ाई लड़ी उसने कह दिया ब्लैकमेल कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री भी ब्लैकमेल हो जाते हैं? क्या हमें ब्लैकमेल होने में मतलब ऐसा क्या है कि एक राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, सर्वशक्तिमान व्यक्ति प्रदेश का, वो भी ब्लैकमेल हो जाता है? लोग कहते हैं ये पत्रकार बड़ा है, ये पत्रकार छोटा है, ये छोटे संस्थान में है, ये बड़े में है। एक गलतफहमी आप अपने दिमाग से सभी निकाल दीजिए। पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटे बड़े सिर्फ संस्थान हो सकते हैं, पत्रकार पत्रकार। आज पत्रकार अपना घर कैसे चलाए, सबसे बड़ा सवाल। देहरादून में एक सहारा में पत्रकार थे, उनकी रोड दुर्घटना में मौत हो गई। उनके घर में 2 बच्चे थे और कोई पूछने वाला नहीं था कि आपके परिवार के लिए करें तो क्या करें। तब भी मैं जाकर उनके घर 1 लाख रुपए उनके परिवार को दे के आया, और उसके बाद आज तक किसी ने परिवार को चवन्नी नहीं। पत्रकार अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करे, अपने परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित करे। आज रात में किसी पत्रकार के साथ घटना घट जाए तो कोई इंश्योरेंस, कोई बीमा, कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं है। जब मैं विधायक बना तो मैंने सबसे पहले सदन में ये बात रखी कि पत्रकारों के लिए आवास नीति लाइए,
और पत्रकारों के लिए एक जीवन बीमा का कार्यक्रम शुरू करिए जिसके पैसे सरकार दे। जब आप लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन एक एक संस्थान को दे सकते हैं, तो क्या 25-50 लाख रुपए पत्रकारों के इंश्योरेंस के लिए नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन सरकारों की नीयत ठीक नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप इंडिपेंडेंट हो, वो चाहते नहीं कि आप आत्मनिर्भर हो, वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा विज्ञापन के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहें। क्या डिलीट करना है, क्या चलाना है, वो आपको बताएं, किसके खिलाफ चलाना है वो बताएं, सरकार के फेवर में क्या चलाना है। आज 99% पत्रकार वो करते हैं जो शासन प्रशासन और सरकार चाहती है। यह आपका दिल भी जानता है और मैं भी जानता हूं। बोलते कुछ भी रहे हम कितने बड़े बनते रहे, कितने छाती ठोकते रहे, पत्रकारों का काम क्या है? पत्रकारों का काम है कि आम जन की समस्याओं को सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाना। लेकिन पत्रकारों का भी परिवार है, अपना परिवार भी उन्हें पालना है। उसके लिए क्या करें? संस्थान उतने पैसे देते नहीं, क्योंकि स्ट्रिंगर का जमाना है, इन्फॉर्मर्स का जमाना है, तो भाई स्टोरी चलेगी तो पैसे मिलेंगे। अब 100-150 रुपए स्टोरी के देते हो, महीने में एक स्टोरी चला दी तो कहां से घर पालेगा? फिर कहते हो ब्लैकमेलिंग करता है। अरे भाई, अपना घर चलाने के लिए करे क्या? किसका गला घोटे? अपने बच्चों का घोटे या अपना घोटे? आज हिंदुस्तान में आप कुछ चैनल्स को छोड़ दीजिए, सारे चैनल स्टोरी बेस्ड चैनल हैं और 6-6 महीने के पैसे नहीं देते पत्रकारों को। ये सच्चाई है। मिलते हैं या नहीं मिलते? ईमानदारी से बता दो यार, इतना तो बोल सकते हो या नहीं? तो फिर कहां से घर चलेगा? ये सबसे बड़ी समस्या पत्रकारों की है, जिन्हें दूर करना होगा। और हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा अपने आसपास उन कुकर मुद्दों को उगने से रोकने में। जो लोग 5वीं 6वीं 7वीं पास करने के बाद एक नाम रख के सोशल मीडिया के माध्यम से फलाना चैनल, ढिकाना चैनल, ये चैनल, वो चैनल करके शुरू कर देते हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि पत्रकारिता के मानक क्या हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि लॉ क्या है, जिन्हें यही नहीं पता कि कौन सी खबर मानहानि के दायरे में आती है और कौन सी खबर ब्लैकमेलिंग के दायरे में आती है। और अराजकता भी इन्हीं लोगों के कारण फैलती है। ये भी सच्चाई है। जो मन में आया चला दिया। समाज में क्या संदेश जाएगा, क्या नहीं जाएगा? दंगा भी हो सकता है, अराजकता भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं बस आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब आप इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं तो उसमें कुछ बातें अगर आपको ठीक लगे तो उनका अनुपालन भी सुनिश्चित करें और एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहें। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पत्रकार का दुश्मन पत्रकार है, बाहर वाला नहीं है। बाहर वाला आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक नेता के पास 2 पत्रकार बैठे होंगे, 2 बाहर से आएंगे, जब वो उठ के जाएंगे तो कहेंगे इन ब्लैकमेलर को क्यों बिठा रखा था। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम एक दूसरे की टांग खुद खींचते हैं, एक दूसरे को कमजोर हम खुद करते हैं। हम एकजुट नहीं है, हम संगठित नहीं है। यही कारण है जिस कारण से मैं कह रहा हूं कि ये जो संगठनों का निर्माण किया जाता है, ये अपने संविधान को लागू तो करें। संविधान में बातें बड़ी बड़ी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि जैसे देश का कल्याण हम ही करेंगे, लेकिन जब उसके इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। तो भाई एकजुट होकर रहिए। वो कहते हैं ना, इकट्ठी लकड़ी तोड़ी नहीं जाती, इकट्ठा लकड़ी का एक एक करके तोड़ देते हैं। आपकी कमजोरी है, आप बिखरे हुए हैं, इसीलिए सब आपका अनुचित इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन सब बातों का ध्यान भविष्य में रखिएगा। और गुरबाल भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पिछले वर्ष भी मैं इनके कार्यक्रम में देहरादून था नगर निगम के हॉल में, और आज भी पुनः मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और मैं मंच से भी माफी चाहूंगा कि मैं पहले बोला, उसका कारण ये है कि आज शिवरात्रि है, मुझे अपने क्षेत्र के जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचना है।